जी, कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि जो हमारा कैफ 6 MFA है, इसके दो पोर्शन है। एक पोर्शन है मैनेजेरियल और एक है फाइनेंशियल। ठीक है, दोनों की नेचर डिफरेंट है। मैनेजेरियल एक तरह से थ्योरी है, केस स्टडी बेस्ड, और जो फाइनेंशियल पोर्शन है ये है न्यूमेरिकल, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और हमने ये भी एग्री किया था कि पहले हम फाइनेंशियल स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैनेजेरियल की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उन कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, हमने उसके लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम कुछ अरेंजमेंट इस तरह की करेंगे कि एक दो टॉपिक पहले हम फाइनेंशियल के कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद मैनेजेरियल के कोई एक दो टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, वो कवर करेंगे, ताकि उस अरसे में जिसमें आप मैनेजेरियल पढ़ रहे हैं उसमें आपके कंसेप्ट भी बिल्ड हो रहे हैं मैनेजेरियल के, और साथ साथ जो आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह दिए जाएंगे फाइनेंशियल वाले टॉपिक्स के, वो भी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और आपको समझने में टाइम मिल जाए कुछ। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तब ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको बैलेंस्ड अप्रोच के मुताबिक चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे का सारा पहले फाइनेंशियल कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद मैनेजेरियल की तरफ जाए, बल्कि हम क्या करेंगे, एक दो टॉपिक फाइनेंशियल्स के कंप्लीट कर लिया करेंगे, फिर उसके बाद मैनेजेरियल के दो तीन टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया करेंगे, फिर फाइनेंशियल के, फिर मैनेजेरियल के, ताकि आपका दोनों पोर्शन कवर होते रहें और आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिलता रहे। ठीक है जी, क्योंकि अगर पहले हम फाइनेंशियल सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मैनेजेरियल में याद करते हुए आप कहेंगे सर याद करने के लिए टाइम चाहिए, और अगर मैनेजेरियल कंप्लीट कर लेते हैं पहले तो फिर एंड पे आपके लिए प्रैक्टिस ही हो सकता है कमी हो जाए फाइनेंशियल का टॉपिक। तो हम बैलेंस अप्रोच रखेंगे, दोनों को साथ लेके चलेंगे। आज हम फाइनेंशियल वाले एनालिसिस के पोर्शन में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आई कैप की बुक में ये चैप्टर 12 है। ठीक है, इस सेशन की तो आई कैप ने अभी MFA की बुक जो है वो रिवाइज्ड उम्मीद है कि पब्लिश करेगा, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो प्रीवियस सेशन की बुक थी, टॉपिक तो चूंकि वो सेम ही है, सिलेबस आई कैप ने शेयर कर दिया, तो उसमें चैप्टर 12 था। चैप्टर 12 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आज कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने इसमें नहीं करना, लेकिन जो कंसेप्ट सीखेंगे ना उनकी बेस पे कल के लेक्चर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस ध्यान में रखिएगा। आज हम क्या सीखेंगे, टॉपिक हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कैपिटल को फाइनेंस भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर वर्ड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आई कैप की बुक यूज करती है वर्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, लेकिन ज्यादा बेहतर वर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहरहाल कैपिटल और फाइनेंस इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। हम स्टडी करेंगे, फौरन ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम समझेंगे कॉस्ट का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये सब करने जा रहे हैं ना टॉपिक कवर, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कैपिटल किसको कहते हैं, कॉस्ट किसको कहते हैं, फिर उसके बाद अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कैलकुलेट क्यों की जाती है, रीजन क्या है इसके कैलकुलेट करने की। ठीक है, फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे की जाती है, ये क्या कंसेप्ट सीखेंगे, क्यों की जाती है। फिर इसके बाद थर्ड कंसेप्ट क्या सीखेंगे, कैसे की। तो आज के लेक्चर में हमने तीन कंसेप्ट सीखने हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट क्यों करते हैं, और तीसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फाइनेंस है ना, इसको समटाइम हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। अगर आप मुझसे कहें ना सर पूरी की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक से लेके एडवांस तक जो CFAB लेवल पे पढ़नी है वो भी शामिल कर ले, और हमें एक लाइन में बता दीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज को डील करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस, तो ये सिर्फ दो चीजों को डील करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीजों की, दो चीजों को डील करते हैं। जिस तरह एक बैंक है ना, बैंक छोटे मोटे बहुत से काम करता है, लेकिन बेसिक फंक्शंस बैंक के सिर्फ दो होते हैं, क्या, लोगों से पैसा लेना और फिर आगे उसको उधार देना, बेसिक फंक्शन। उसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारी की सारी दो चीजों के गिर्द घूमती है। फाइनेंशियल मैनेजर CFO ने दो बड़े डिसीजन करने सारी जिंदगी, ये दो डिसीजन बड़े करते रहते हो। पहला डिसीजन क्या,
पैसा कहां से उठाएं, दूसरा पैसा कहां लगाएं। पैसा कहां से उठाएं, पैसा कहां लगाएं, ये दो डिसीजन है, ठीक है। अच्छा, पहला डिसीजन क्या है, पैसा कहां से उठाएं। इसमें सीएफओ की, फाइनेंशियल मैनेजर की कोशिश क्या होती होगी कि पैसा उस सोर्स से उठाएं, फाइनेंस उस सोर्स से उठाएं जिसकी कॉस्ट कम से कम हो, जिसकी कॉस्ट कम से कम हो। एक बैंक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, दूसरा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। 6% पे सीएफओ को जाना, अगर वो 8% पे जाता है तो उसने फाइनेंशियल डिसीजन गलत किया, ठीक है, 6% पे जाना चाहिए। और दूसरा डिसीजन क्या है जो फाइनेंशियल मैनेजर करता है, पैसा कहां पे लगाना है, इन्वेस्ट कहां करना है, फाइनेंसिंग कहां से करनी है, इन्वेस्ट कहां पे करना। इन्वेस्ट करते हुए क्या रूल होता है, जहां पे रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। फाइनेंसिंग में क्या रूल है, पैसा कहां से उठाना है, जहां पे कॉस्ट कम से कम हो। इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, जहां पे रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। और इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। यानी आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कम अज कम उसका रिटर्न इतना होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट पूरी हो रही हो। भाई ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आप गैस कीजिए हमारे पोर्शन में क्या सिर्फ फाइनेंसिंग साइड है या इन्वेस्टिंग साइड भी है, दोनों साइड्स, दोनों टॉपिक पढ़ेंगे हम, फाइनेंसिंग भी पढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट का भी पढ़ेंगे। फाइनेंसिंग में क्या पढ़ रहे होंगे कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये इस चैप्टर में बेसिकली फाइनेंस ही कर रहे हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है और इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। वहां कहेंगे सर कॉस्ट कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, अभी आपने बताया कि अगर बैंक से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लें तो जो उसकी कॉस्ट है वो 6% होगी। बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी, कुछ मजीद चीजें भी है जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम ये नहीं पढ़ रहे होंगे पैसा कहां से आया, बैंक से उठाना है, शेयर इशू करने हैं, डिबेंचर इशू करने हैं, ये नहीं पढ़ रहे होंगे, बल्कि क्या पढ़ रहे होंगे, एक इन्वेस्टमेंट ये है, दूसरी इन्वेस्टमेंट ये है, इसका रिटर्न क्या है, इसका रिटर्न क्या है, दोनों में से कौन सी बेहतर है। अगर तो आपके पास अनलिमिटेड पैसे हैं तो दोनों ही अगर प्रॉफिटेबल हैं तो आप उठा लें, अगर लिमिटेड पैसे हैं तो मोस्ट प्रॉफिटेबल वाली उठाएं। ये डिस्कशन हम करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो बेसिक थीम नजर आ गया आपको फाइनेंस कॉस्ट में, और फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, ये दो बड़े डिसीजन हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर्स ने करने होते हैं। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉस्ट वाली साइड पे। यहां पे हमने क्या डिसीजन करना है एज फाइनेंशियल मैनेजर, पैसा कहां से उठाना, ठीक है, कहां से, जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो। अच्छा, अब कह रहे हैं पहले ध्यान से समझ लें कॉस्ट का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है। अगर आप ये कंसेप्ट स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं ऐसा, तो फिर कैलकुलेशंस करते हुए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हुए आप फंसेंगे नहीं कहीं। उसमें जो भी ऊंच नीच आती है वो हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अटेंटिव होके आपने सुनना है। सबसे पहले कैपिटल का मतलब क्या है, कहता है कैपिटल का मतलब वो नहीं है जो आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। हर सब्जेक्ट के लिहाज से डेफिनेशन बदल जाती है ना, अकाउंटिंग में डीआर डेबिट, मेडिकल में डीआर डॉक्टर, डेफिनेशन बदल गई सब्जेक्ट के लिहाज से। अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब कुछ और, वो पैसे जो ओनर लेके आता है। फाइनेंस में कैपिटल का मतलब ये नहीं है। फाइनेंस में कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब है एनी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कोई भी वो सोर्स जिससे आपको लंबे अरसे के लिए पैसा मिले, वो कैपिटल है, विच कैन बी यूज्ड टू रन बिजनेस। जाहिर है उसको हम बिजनेस रन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे फाइनेंस को। तो फाइनेंस में कैपिटल का मतलब क्या है, लफ्ज कैपिटल का, कि बिजनेस चलाने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस जहां से भी मिले वो आपके कैपिटल की डेफिनेशन में आ जाएगा। मुझे बताइए, क्या ओनर ने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, कैपिटल है फाइनेंस के मुताबिक, कैपिटल। अच्छा, आपने कंपनी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, शेयर्स पता है क्या होते हैं, डिबेंचर्स पता है क्या होते हैं, बैंक लोन पता है क्या होते हैं, नहीं, कोई मसला नहीं। जब भी कोई कंपनी तो पता ना क्या होती है, जब भी कोई कंपनी पैसा इकट्ठा करना होता है उसने,
तो एक ऑप्शन होती है वो शेयर होल्डर से पैसे ले, इन्वेस्टर ओनर से, उसे कहते हैं शेयर्स। और एक ऑप्शन होती है कि वो लोगों से लोन की शक्ल में पैसे ले। अच्छा, एक कंपनी जब ओनर से पैसे लेगी ना, ओनर से पैसे लेगी, तो उसके बदले में जो सबूत के तौर पे इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं उसे कहते हैं शेयर्स। इस शेयर्स की दो टाइप्स होती हैं, शायद आपने कभी पढ़ा हो। ऑर्डिनरी शेयर, शाबाश, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शाबाश। ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर। और जब ओनर से नहीं बल्कि जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करते हैं तो वो इशू करती है डिबेंचर। डिबेंचर इशू करते हैं। डिबेंचर भी शेयर्स ही की तरह इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फर्क सिर्फ क्या होता है, उनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता, सूद मिलता है डिबेंचर्स के ऊपर। जबकि शेयर्स के ऊपर चाहे वो ऑर्डिनरी शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड मिलेगा। ये फर्क ध्यान में रखेगा, ठीक है। तो फाइनेंसिंग का एक तरीका का, दो बड़ी कैटेगरीज है फाइनेंसिंग। एक आप इक्विटी फाइनेंसिंग करें, एक डेट फाइनेंसिंग, यानी इक्विटी के थ्रू भी पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इक्विटी के थ्रू भी इकट्ठा किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस डेट के थ्रू भी इकट्ठा किया जा सकता है। इक्विटी के थ्रू आपके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो ऑर्डिनरी शेयर इशू करें चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू करें। भाई क्या फर्क है ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में, ठीक है। फर्क सुनिएगा, फर्क सुनिएगा। अब फाइनेंस के लिहाज से फर्क बता रहा हूं, लॉ के हिसाब से फर्क नहीं बता रहा। प्रेफरेंस शेयर्स में सिमिलरिटी क्या है दोनों में भला? दोनों में डिविडेंड मिलता है, ये ज़हन में रखिएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट है लेकिन इनको जोड़ के पिक्चर बनानी है मैंने। ऑर्डिनरी शेयर पे भी डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड मिलेगा। ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड फिक्स होगा, ऑर्डिनरी शेयर पे डिविडेंड फिक्स, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बिल्कुल भी नहीं। ये फर्क ज़हन में रखिएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में ये फर्क ध्यान में रखिएगा। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड फिक्स होता है, ऑर्डिनरी शेयर पे वेरी करता है। अच्छा आगे चलते हैं। डेट, लोन के तौर पे जब आप पैसे इकट्ठे करते हैं, लोन में और इक्विटी में, डेट कह लें या लोन, डेट और इक्विटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? इक्विटी पे डिविडेंड मिलता है, डेट पे इंटरेस्ट मिलता है। शाबाश, ये पता है ना आपको, डेट पे इंटरेस्ट। अच्छा, डेट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो डिबेंचर्स इशू कर लें जो कि होते शेयर ही की तरह हैं लेकिन इन पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, या बैंक से जाके लोन ले लें, ठीक है। अगर आपने जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने हैं, डिबेंचर इशू करें। अगर आपने बैंक से जाके पैसे इकट्ठे करने हैं, लोन लेना है, तो बैंक लोन, इस पे भी इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट, इस पे भी डिविडेंड, इस पे भी डिविडेंड, इस पे भी इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट, इस पे भी डिविडेंड, इस पे भी डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड जो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। और ऑर्डिनरी शेयर में, यहां तक क्लियर? अच्छा मुझे ये बताइए, आपने काउंटिंग पढ़ी है, मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, तो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया उसे मैं एक्सपेंसेस में लिखूंगा, ट्रू और फॉल्स? प्रेफरेंस का एक्सपेंसेस में लिखूंगा, ऑर्डिनरी का नहीं। भाई कोई भी डिविडेंड जो आप पे करते हैं एक्सपेंसेस में नहीं आता, कोई भी डिविडेंड जो आप पे करते हैं एक्सपेंसेस में नहीं आता, वो डिडक्टेबल नहीं होता, वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस में से डिडक्ट, एक्सपेंसेस में से इंक्लूड नहीं किया जाता, वो सीधा वो इक्विटी में जाता। लेकिन डिबेंचर या बैंक लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो एज एक्सपेंस, एक्सपेंस में आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा आप जरा मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं फाइनेंस का, फर्ज कीजिए प्रेफरेंस शेयर्स पे बी रेट ऑफ डिविडेंड 6% है,
डिबेंचर्स पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। एज CFO आप कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है प्रेफरेंस शेयर? हाइब्रिड वाले भी हाथ उठाएं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है प्रेफरेंस शेयर बेहतर ऑप्शन है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है डिबेंचर्स बेहतर ऑप्शन है? बाकी का क्या ख्याल है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं। डिबेंचर्स बेहतर ऑप्शन है। शाबाश। इसलिए कि जब आप प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देंगे ना तो वो एक्सपेंस के तौर पे इंक्लूड नहीं होगा, आपका टैक्सेबल प्रॉफिट हायर होगा। लेकिन जब डिबेंचर्स पे 6% देंगे तो वो एक्सपेंस के तौर पे इंटरेस्ट की पेमेंट अलाउ होगी, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपको उतना टैक्स कम देना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में शायद 30% के लगभग है, 29-28 जितना भी है। भाई ये बात समझ आई? तो इक्विटी और डेट में फर्क समझ आ रहा है आपको? ठीक है। इक्विटी की दो कंपोनेंट कौन से हैं? ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस। दोनों में फर्क क्या है? प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स है रेट, ऑर्डिनरी पे फिक्स नहीं है, वेरी करता है। फिर डेट में दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? डिबेंचर्स और बैंक लोन। ठीक है, डिबेंचर्स और बैंक लोन। इक्विटी और डेट में फर्क क्या है? इक्विटी और डेट में, इक्विटी में जो डिविडेंड पे किया जाता है वो अलाउएबल नहीं है, उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट। जबकि डेट पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा टैक्स बेनिफिट? इसलिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कंपनी का प्रेफरेंस शेयर इशू किए, गौर से सुनिएगा, अगर ये एग्जांपल समझ आ गई ना तो अभी तक की जितनी भी डिस्कशन आपको समझ आ गई। एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, उस पे रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। अगर मैं आपसे कहूं इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, यानी इस प्रेफरेंस शेयर से जो पैसे इकट्ठे हुए अब ये हमें कितने में पड़ेंगे, तो आप कहेंगे 10% में, 10% में। और अगर मैं आपसे कहूं कि डिबेंचर्स इशू किए हैं, उन पे 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं और टैक्स रेट है 30%, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएं, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएं। तो अब आप 10% नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सर 10% तो पड़ेगी, ठीक है 10% दे दिया, लेकिन फिर इसके बाद चूंकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा 30, इसका मतलब है अगर ये 10% ना होता तो हमें 10 की फिगर ना होती तो हमें 30% के हिसाब से 3 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा देना होता, 3 रुपए का टैक्स ज्यादा देना होता प्रॉफिट पे। लेकिन अब ये एक्सपेंस आ गया 10 रुपए का, हमारा प्रॉफिट 10 रुपए से कम हो गया, इसका मतलब है हमें टैक्स भी 30% कम देना है। अब जो हमने 10% इंटरेस्ट दिया उसमें से टैक्स का बेनिफिट हुआ हमें 30% के लिहाज से, कितना? 3%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी हुई? 7%। ये बात ठीक है। देखें, इंटरेस्ट जब आप पे करते हैं ना, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट पे करना ज्यादा बेनिफिशियल है डिविडेंड पे करने से। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे करने से आपको टैक्स में बेनिफिट हो जाता है। ये समझा रहा हूं, ये बात समझ आ गई? बस ये चीज यहां तक क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल की डेफिनेशन समझ आ गई, आप तो कहेंगे आ गई। फिर मैं पूछूंगा तो फिर कैपिटल के कंपोनेंट्स बताएं, आप कहेंगे सर बड़े तो 2 कंपोनेंट है, इक्विटी और डेट। मैं कहा नहीं, डिटेल में सारे एक एक करके बताएं। आप कहेंगे 4 कंपोनेंट है। कौन कौन से? ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन। तो मैं कहूंगा ये तो सारे लायबिलिटी साइड पे आते हैं। तो आप कहेंगे जाहिर है सर पैसे उठाए हैं बिजनेस ने तो वापस भी करने लायबिलिटी साइड पे ही आएंगे। हाँ, इन पैसों से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना वो एसेट साइड पे आएगी, वो भी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना है। फिर मैंने कहा अच्छा ये सारे लायबिलिटी साइड पे आते हैं, तो लायबिलिटी साइड पे तो क्रेडिटर्स भी आते हैं, अक्रूवल्स भी आती हैं, वो कैपिटल की डेफिनेशन में क्यों नहीं शामिल? शाबाश, वो शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। ये है आसान रीजन। थोड़ी सी मुश्किल रीजन बताऊं? इसलिए कि ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
आप में से जिन स्टूडेंट्स ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई हुई ना उनको आसानी से समझ आ गई होगी। कैश फ्लो होता है ये ऑपरेटिंग है। इसीलिए याद रखें फाइनेंसिंग में हम जब कैपिटल की डेफिनेशन लेते हैं तो उससे मुराद वो काउंटिंग वाला कैपिटल नहीं है जो ओनर लेके आए, बल्कि फाइनेंस में कैपिटल से मुराद क्या है, इक्विटी भी और लॉन्ग टर्म लोन भी, दोनों कैपिटल में है, लेकिन शॉर्ट टर्म शामिल नहीं है। यहां तक क्लियर हो गए? कैपिटल में क्या क्या चीजें आती है, क्लियर हो गई? टाइम बताएं भैया, आगे चलते हैं। नहीं कॉस्ट, अब कैपिटल पढ़ने क्या जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल समझ आ गया क्या क्या चीज में शामिल है? अब क्या पढ़ना है, कॉस्ट से क्या मुराद है? आपने कहा सर बेफिक्र हो जाए, ये ना पढ़ाए, ये तो मुझे पता है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो सिंपल, अगर बैंक को 10% नोट, फर्ज कीजिए टैक्स, इग्नोर टैक्स, बैंक से 10% पे लोन उठाया तो कॉस्ट क्या है, 10%। ये भी गलत, ये काउंटिंग वाला कंसेप्ट है। फाइनेंस में याद रखिएगा हम जो डिसीजन करते हैं ना हिस्टोरिकल बेसिस पे नहीं करते। आपको पता है काउंटिंग में सिखाया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। फाइनेंस में इस कंसेप्ट को हम तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। फाइनेंस में हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसीडर नहीं करनी, मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मार्केट वैल्यू ये कंसीडर करनी होती है। नहीं बात समझ आई? नहीं, एग्जाम्पल सुने मैं क्या बता रहा हूं। अच्छा पहले तो ये सुन लें, कॉस्ट का मतलब है, कॉस्ट मीन्स रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय कैपिटल या फाइनेंस प्रोवाइडर्स, रिटर्न एक्सपेक्ट। अच्छा एक चीज में रखिए, यहां पे मैंने खास तौर पे फोकस किया एक्सपेक्टेड के लफ्ज पे, रिटर्न एक्सपेक्टेड। सुने आप कहें सर डंडी मार गए आप, डेट पे इंटरेस्ट पे करते हैं ना, समझ आती है इसकी कॉस्ट होती है, इसकी भी कॉस्ट होती है, समझ आती है। प्रेफरेंस शेयर की भी समझ आती है, कॉस्ट होती है। ऑर्डिनरी शेयर की तो कॉस्ट नहीं होती। ये ओनर घर से पैसे लेके आया, इसकी क्या का, उसको चाहे पैसे मिले चाहे ना मिले, लाजमी तो नहीं है उसको पैसे देना। भाई अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं आपके ऊपर लाजमी है आपने डिविडेंड देना, एग्री किया है। लोन लेते हैं बैंक से लाजमी है इंटरेस्ट पे करना, एग्री किया है। डिबेंचर्स इशू करते हैं लाजमी है इंटरेस्ट देना, एग्री किया है। ऑर्डिनरी शेयर पे तो डिविडेंड चाहे दे चाहे ना दे, ये तो सारी दुनिया को पता है कि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा वरना नहीं होगा, तो इसकी तो कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कहना है, इसकी तो कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। मसला समझ आ रहा है? ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने चाहिए। ऑर्डिनरी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइनेंशियल मैनेजर कहते हैं नहीं, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला कंसेप्ट है आपका, कहते हैं नहीं। शेयर होल्डर्स के साथ आपने एग्री नहीं किया, लेकिन आपको प्रैक्टिकली भी कोई भी बंदा अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है ना एज इक्विटी पार्टनर भी, उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे रिटर्न मिलेगा। अगर उससे कम रिटर्न मिले तो वो सैड हो जाएगा, वो कहेगा नहीं मेरे पैसे वापस दो, मैं किसी और जगह इन्वेस्ट करता हूं। आपके खिलाफ केस नहीं कर सकता क्योंकि एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ ना, इनमें तो एग्रीमेंट केस नहीं कर सकता, लेकिन वो डिससैटिस्फाइड होगा, पैसे निकाल के किसी दूसरी जगह चला जाएगा। और अगर उसे रिटर्न या उससे जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा मिला तो वो हो सकता है मजीद इन्वेस्टमेंट करे। तो याद रखिए, हमें बताइए हमने फाइनेंस में सिर्फ लीगल साइड देखनी है कि प्रैक्टिकल साइड भी देखनी है? प्रैक्टिकल साइड में। तो मुझे बताइए ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ, इन शेयर होल्डर के साथ हमने कमिटमेंट कोई नहीं किया, एग्रीमेंट कोई नहीं किया कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, लेकिन क्या इनकी कोई एक्सपेक्टेशन होगी? क्या एज सीएफओ हमें अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहिए? यस करना चाहिए। इसीलिए ऑर्डिनरी शेयर की भी कॉस्ट होती है, और ये कौन सी कॉस्ट होती है? जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब आप कहें सर ये काउंटिंग में तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था कि इनकी भी कॉस्ट होती है जो हमने इंक्लूड करनी है। हाँ? इनकी भी कॉस्ट होती है जो हमने इंक्लूड करनी है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। लेकिन याद रखें फाइनेंस में हमने वो प्रोजेक्ट लगाना है जिसमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी कवर हो रही हो। अब खुद मुझे बताएं, आज से पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता,
भाई आप ओनर हैं, पैसा ले, कोई आपका कोई दोस्त है उसने इन्वेस्टमेंट की है, आपने एक बिजनेस में उसको इन्वेस्ट किया, फर्दर उससे 5% प्रॉफिट आया, तो आपने अच्छा काम किया कि बुरा किया? आपने अच्छा काम किया, 5% प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आपके दोस्त ने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि इसको कम से कम 10% रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेशन है, आपने एग्री चाहे नहीं किया, एक्सपेक्टेशन है। अब आप उसको साल के बाद 5% रिटर्न देंगे, उसे कहेंगे ये लो प्रॉफिट, वो कहेगा प्रॉफिट साथ में मेरे पैसे भी लाओ, मैंने नहीं, इधर मेरे पास तो और अच्छी ऑप्शन है, मैं उधर जाऊंगा। तो बताइए क्या हमने शेयर होल्डर के साथ एग्री नहीं किया? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहिए? यस करना चाहिए, वरना प्रैक्टिकली वो शेयर बेच के पैसा निकाल के दूसरी जगह चले जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। इसीलिए कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट नहीं जो हिस्टोरिकल है, जो आप एग्री कर चुके हैं, जो आप एक्चुअली इनकर कर रहे हैं, वो भी है, वो भी कवर होगी इसमें, वो भी है। लेकिन इसमें जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन होती है वो भी इंक्लूड करते हैं। तो कॉस्ट में सिर्फ एक्चुअल, सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी हम अपनी कॉस्ट में शामिल करेंगे कि ये पैसे भी हमने पूरे करने हैं। ये बात समझ आती है, एक्सपेक्टेड वाली बात? ठीक है, आगे चलते हैं। ये बेसिकली एक्सपेक्टेड वाली बात हमें जस्टिफाई करवाती है कि क्यों हम ऑर्डिनरी शेयर की भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर ये कंसेप्ट फाइनेंस में ना होता तो हम ऑर्डिनरी शेयर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड, हम कहते हैं ये तो फ्री के पैसे हैं, इसमें तो 1% भी प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट ही है। दूसरी चीज, इन फाइनेंस मार्जिनल और मार्केट कॉस्ट आर कंसीडर्ड इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने घर की खुदाई की, आपको उसमें से एक घड़ी मिली, उसकी मोबाइल मिला फर्ज करें, उसकी कीमत है 10,000 मार्केट में। आपने वो 10,000 का एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा, समझिएगा। 10,000 वाला मोबाइल जो आपको मिला है, आपने अपने दोस्त को 2,000 में बेच दिया। अकाउंटेंट से अगर पूछे कितना प्रॉफिट हुआ, क्या बताएगा? कितना प्रॉफिट हुआ? अकाउंटेंट से पूछे कितना प्रॉफिट हुआ, वो कहेगा 2,000, क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट इज इक्वल टू 0, सेल प्राइस इज इक्वल टू 2,000, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,000। फाइनेंशियल मैनेजर से पूछे, वो कहेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट को छोड़ो, हम तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, मार्जिनल कॉस्ट की बेस पे डिसीजन करते हैं। इसको 2,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ, 8,000 का लॉस हुआ। भाई मानते हैं कि नहीं? क्योंकि ये उस चीज को 10,000 में भी बेच सकता था। इग्नोर, फाइनेंस में सिखाते हैं, इग्नोर हिस्टोरिकल कॉस्ट, कंसीडर मार्जिनल कॉस्ट। जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कंसीडर करें। फाइनेंस वाला कभी, कोई भी पर्सन, अगर आपका फाइनेंस का माइंड है, आप कभी भी इस ट्रांजैक्शन को सही नहीं समझेंगे कि फ्री की चीज मिली और आपने 10,000 वाली 2,000 में बेच दी। कहेगा जब 10,000 में चाहे फ्री की मिली है, लेकिन शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमम तब होगी जब आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज करेंगे। तो हमने याद रखे, हिस्टोरिकल कास्ट की बेस पे डिसीजन, हिस्टोरिकल कास्ट को भी कंसीडर करते हैं, ये नहीं उसको टोटली इग्नोर करें, उनको भी कंसीडर करते हैं, लेकिन हम मार्जिनल या मार्केट वैल्यूज को भी सामने रखते हैं। अब ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, आपके में शायद ये कंप्लीट पिक्चर अभी नहीं आएगी क्योंकि अभी कैलकुलेशन नहीं आई, क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक एग्जांपल ध्यान में रखें। फ्री का मोबाइल 10,000 वाला 2,000 में बेचा तो गलत किया, ये एग्जांपल ध्यान में रखिए। ये हिस्टोरिकल और मार्जिनल में फर्क क्रिएट करेगी। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है जी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, अच्छा मुझे ये बताएं, इन भाईजान से लोन उठाया 5% पे, इनसे उठाया मैंने, ये दूसरा बैंक भी है 10% पे, इनसे उठाया 15 पे, इनसे उठाया 20 पे, सबसे 1-1 मिलियन, और उसको मिला जुला के यहां पे 4 मिलियन रख दिया। आप बता सकते हैं कि इस बैंक वाला 1 मिलियन कौन सा है? नहीं बता सकते। मेरे सामने एक प्रोजेक्ट है जिस पे 5 लाख इन्वेस्ट करना है, मैंने 5 लाख उठाया और उसमें इन्वेस्ट किया। मुझे बताइए इस प्रोजेक्ट पे जो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कम से कम जो पैसे मुझे
कवर करने हैं, जो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, वो बैंक ए का इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, अब बैंक बी का, बैंक सी का, बैंक डी का, के सब का वेटेड एवरेज। शाबाश, सब का वेटेड एवरेज। क्योंकि आप जब फाइनेंसिंग में एक पूल इकट्ठा करते हैं, उसमें किसी कंपोनेंट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट कम होती है, किसी कंपोनेंट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट ज्यादा होती है। जब आप पैसे उठा के कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्पेसिफिकली आप नहीं बता सकते कि ये कौन से पैसे हैं जो मिस्टर ए से लिए थे कि बी से लिए थे, इसीलिए आपको सबकी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करके वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करने होते हैं। भाई ये बात समझ आई? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है? जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की कॉस्ट कैलकुलेट करके उनकी वेटेड एवरेज बनानी होती है। तो ये वेटेड एवरेज समझ, इसको कहते हैं वेट। जब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इकट्ठी हो जाती है ना, सारे को मिला जुला के एवरेज करके, इसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आपको पता चल गया इसको क्यों कहते हैं वेटेड एवरेज का कैपिटल। ठीक, कैपिटल क्यों कहते हैं? इसमें सारे कैपिटल के कंपोनेंट्स हैं। कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने कॉस्ट हर एक की कैलकुलेट की हुई है। वेटेड एवरेज क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जो टोटल फंड है, हमारा टोटल पूल, टोटल फंड है, उसमें से जिसका जितना हिस्सा है उस लिहाज से एक ही एवरेज कैलकुलेट की हुई है। वरना तो अगर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10,000 इसका लगा होता, 15,000 इसका, 50 लाख इसका, 50,000 इसका, तो फिर हर एक ही लहदा कैलकुलेशन, वो बड़ा मुश्किल हो, जिंदगी अजाब हो जाती हमारी। तो इसलिए बजाय ये कि हम डिफरेंट फाइनेंसिंग के डिफरेंट कॉस्ट को यूज करें, हम एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जिंदगी आसान रखते हैं और उसी को फिर हम यूज करते हैं। भाई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टर्म समझ आई जी? हाइब्रिड वाले स्टूडेंट समझ आई तो हाथ उठाइए, समझ आ गई आपको? चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड? वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड? अच्छा, इसको बोलते हैं वैक। अगर मैं बोल जाऊं, वैसे तो मेरी कोशिश होगी पूरी टर्म बोलूं, तो इसका मतलब यही है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होती है इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस करने में। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस लिए यूज होती है? इन्वेस्टमेंट का डिसीजन। बेसिक रूल क्या है? क्या आपने इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स में करनी है जिनका प्रॉफिटेबिलिटी रेट, जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल या उससे ज्यादा हो। बेहतर है उससे ज्यादा हो, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। इससे एग्री करते हैं। यानी ये जो लेवल 1 पे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जाके इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे होंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरह से किए जा सकते हैं। बेसिक रूल क्या है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए प्रॉफिट ज्यादा होने चाहिए, कॉस्ट कम। यह बेसिक रूल है। लेकिन यहां पे दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट है। एक, दोनों मानते ये हैं कि रिटर्न ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो। एक कहता है कि अच्छा ये कैलकुलेशन रुपीस में करें, दूसरा कहता है नहीं ये कैलकुलेशन परसेंटेज में करें। एक क्या कहता है? कैलकुलेशन रुपीस में करें। दूसरा क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट ये कैलकुलेशन परसेंटेज में करें। नहीं समझ आई बात? जरा सुनिए। टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, मैनेजर यानी फाइनेंस मैनेजर मस्ट ओनली मेक दोज इन्वेस्टमेंट, उन्हें सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हुज रिटर्न इज मोर देन देयर कॉस्ट, जिनका रिटर्न उनकी कॉस्ट से ज्यादा है। यानी अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, तो इन्वेस्टमेंट करो। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, इन्वेस्टमेंट ना करो। भाई लॉजिकल है ना? समझ आता है? बाकी बात आगे चले। दूसरा रूल क्या है कि वो वाले इन्वेस्टमेंट करो, वो वाला प्रोजेक्ट करो जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू।
ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? तो क्यूएम में पढ़ा हुआ होगा कि जब हम 10,000 रुपये का कोई प्रोजेक्ट लगाएं, उसमें फ्यूचर में जितने कैश फ्लोज आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें और इनिशियल कॉस्ट से माइनस कर दें, तो वो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मतलब है ये प्रोजेक्ट सारे खर्चे पूरे करने के बाद भी पॉजिटिव में है। इसको करो, इसको करो। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में आए तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट पूरी नहीं, ये प्रोजेक्ट अपनी कॉस्ट पूरी, इसको ना करो। भाई समझ आया? ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रूल भी समझ आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी रूल समझ आया। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ एक लिख दें आईआरआर। इसको आईआरआर कहते हैं असल में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% से ज्यादा है, 10% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट का 8%, तो उसको करना है। दूसरा रूल क्या है? अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो इस प्रोजेक्ट को, अच्छा मुझे बताएं, इस डिसीजन में तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज हो रहा है, इसमें तो नहीं यूज हो रहा, इसमें तो नहीं यूज हो रहा, कहां हो रहा है? हाँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए हम एक परसेंटेज यूज करते हैं, हम एक डिस्काउंट रेट यूज करते हैं। आपको शायद क्यूएम में ये पढ़ाया गया होगा डिस्काउंट रेट, उसको फाइनेंस में कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जैक्टली वही डिस्काउंट रेट है, लेकिन वहां पे चूंकि ना आपको कैपिटल समझाना था, ना फाइनेंस, आईकैप ने कहा उधर बच्चे कैलकुलेशन सीख लें, एप्लीकेशन इधर सीख लें। लेकिन नो प्रॉब्लम, कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे क्योंकि आप भूल गए होंगे, लेकिन कंसेप्ट अभी बिल्ड कर रहा हूं, कैलकुलेशन की तरफ आज नहीं जा रहा। भाई ये बात समझ आई? अब एग्री करते हैं इस अप्रोच में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज हो रहा है, इस अप्रोच में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज हो रहा है। आईआरआर भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करने के लिए रेलिवेंट एक क्राइटेरिया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी रेलिवेंट क्राइटेरिया है। जिसको जवाब आता वो हाथ उठाए, 100 रुपया इनाम दूंगा। आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आपने एक कंपनी, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने उसकी आईआरआर भी कैलकुलेट की है, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट की है। दोनों में से कौन सा क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया यूज होते हैं, बेहतर क्राइटेरिया कौन सा है? 1 by 1, जिसका प्रॉफिट ज्यादा है? नहीं, दोनों सेम होते हैं। आईआरआर कैसे बेहतर है? नहीं, वो भाई ने बताया था। आईआरआर कैसा? सुने सुने जरा सुने। एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 10,000, उस पे प्रॉफिट हुआ 12,000, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। यहां पे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कितने परसेंट प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं यार 20% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। इसमें जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आप डिसीजन परसेंटेज में नहीं कर रहे होते, अमाउंट में कर रहे होते हैं। अब गौर से सुनिएगा, इसमें अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना और उसके ऊपर 1 करोड़ 1 रुपया रिटर्न आ रहा है, ये कहेगा इसकी पॉजिटिव है, एनपीवी पॉजिटिव है, ये प्रोजेक्ट कर लो। जबकि ये जो रूल है आईआरआर वाला, ये ना सिर्फ आपको ये बताएगा कि प्रोजेक्ट पॉजिटिव है, बल्कि उसके ऊपर एग्जैक्टली प्रॉफिट का रेट कितना है वो भी बताएगा, वो भी बताएगा। ठीक है, शाबाश, भाई ने सही जवाब दिया। आईआरआर समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं इसमें आईआरआर 10% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, इसका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेट है वो कितना है? 2%। और अगर मैं आपसे कहूं एक प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू 25,000 है, आप मुझे ये तो बता देंगे सर कर लें, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेट कितना है, आप वो नहीं बता सकेंगे। इसलिए ये ज्यादा बेहतर पिक्चर है, लेकिन बहरहाल यूज दोनों होते हैं,
यूज दोनों होते हैं और दोनों सही डिसीजन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको डिसीजन की डायरेक्शन बताता है, यस के नो। ये आपको उस डिसीजन की मेजरमेंट भी बता देता है कि कितने % आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है। तो भाई ये बात समझ आई आप? चलिए, बहरहाल नहीं भी समझ आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना ज़हन में रखिए, क्या जब हमने किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारे पास 2 क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया क्या है? IRR, एक एनपी। IRR में क्या कह रहे? इफ IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके, यस। इफ IRR इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नो। इक्वल पे आपकी मर्जी करें ना करें। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का रूल क्या है? इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, ओके करें, इफ नेगेटिव, नॉट ओके ना करें। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आपको IRR की कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, आपने उस तरफ नहीं सोचना। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन नहीं सोचना, मैंने करवानी है, ये नहीं कहूंगा कि QM की किताब से देख ले, करवानी है, लेकिन अभी नहीं। यहां तक कंसेप्ट समझ आया? चलिए, यहां तक अब थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए 1 by 1। पहले फिजिकल, पहले आप जी। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अभी छोड़ दे, इतना मुश्किल लफ्ज इरिडीमेबल, पता नहीं क्या होता है, छोड़े इसको। आगे जी जी, और कोई क्वेश्चन? कंसेप्ट 1 तरतीब से लेके चलना है, अभी वो कंफ्यूजन आ जाएगी। आपका आंसर आएगा जरूर, इसी टॉपिक में आएगा, लेकिन अभी नहीं। और कोई क्वेश्चन? नहीं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हमने इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करते हुए यूज करनी है। जिन पार्टी से पैसा लिया है उनको जब आपने पैसा वापस करना है ना, उस वक्त यूज नहीं करनी, वरना उस वक्त तो जो लो कंपोनेंट है वो छलांगे लगाएगा, वो कहेगा मैंने तो 6% में, आपने मैंने 10% दे दिया है। और जो 15% पे जिसने लोन दिया था उसका जब हम वेटेड एवरेज 10% देंगे, वो कहेगा भाईजान मेरे साथ आपने गद्दारी कर दी है, मैं 15 एग्री हुआ था 10 दे रहे। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने के लिए यूज नहीं करना, वो तो जो एग्री हुआ वो करना, ठीक है। ये हमने इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल के लिए यूज करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएट करना। और क्या क्वेश्चन जी? प्रेफरेंस शेयर्स में आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, हम कॉस्ट में इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। रिडीमेबल का लफ्ज ना मैंने बोला ना आपने भी बोलना है, रिडीमेबल का लफ्ज है, लेकिन आज नहीं पढ़ना ये कंसेप्ट मुश्किल हो जाए। भाई अभी तक मुझे ये बताएं, अभी तक जो पढ़ा आपको कितने स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगा? कितनों को मॉडरेट लगा और कितनों को इजी लगा? बट ठीक है, इसको फिर डिफिकल्ट ना करें। डिफिकल्ट अभी इरिडीमेबल का लफ्ज मैं नहीं समझा रहा आपको, इसके बारे में कोई भी सवाल। और कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन पूछें, हाइब्रिड में अगर कोई पूछना चाहे हाथ उठाएं। हाइब्रिड क्लास में कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हाथ उठाएं। कोई क्वेश्चन नहीं है, शाबाश। क्या एक कंपनी ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों शेयर एक साथ इशू कर सकती है? यस। कोई भी एक कंपनी ऑर्डिनरी शेयर से भी पैसे इकट्ठे कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी पैसे इकट्ठे, और साथ ही साथ डिबेंचर भी इशू कर सकती है, साथ ही साथ बैंक से भी लोन ले सकती है। चारों कंपोनेंट पॉसिबल है। अब सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए कोई एक कंपनी आएगी, वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर इशू किए होंगे, किसी में ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस 2 आएंगे, किसी में ऑर्डिनरी प्रेफरेंस और डिबेंचर्स 3 आएंगे, किसी में हो सकता है 4 आ जाए, ठीक है। वो डिपेंड कर, जब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अलहदा से क्वेश्चन टेस्ट करेगा ना, तो वो आप मुश्किल बना, वो चारों देगा, अपनी तरफ से मुश्किल बनाएगा, लेकिन हर एक पे कैलकुलेशन तो एक ही तरह की है। फार्मूला थोड़ा सा फर्क होता है, वो भी इस वजह से फर्क आता है ज्यादा कि यहाँ पे टैक्स की एडजस्टमेंट डालनी होती है हमने, इसमें टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं डालनी होती, इस चीज का ध्यान रखना होता है हमने। बाकी फार्मूला तकरीबन समय तरीकाकार एक जैसा ही है, ठीक। बाकी जहां जहां चेंज आएगा फार्मूला में वो हम डिस्कस करेंगे। हायर परचेज एग्रीमेंट, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं शामिल इसमें, इसके अलावा कोई भी चीज शामिल नहीं। और लीज वगैरह की बात करें, उधार पे चीजें खरीदना, वो बेसिकली हम उसे ना क्रेडिट उधार समझते हैं, अकाउंट्स पेएबल समझते हैं।
उसके ऊपर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट, उसे कैपिटल की डेफिनेशन में कवर नहीं करते। कैपिटल की डेफिनेशन में आपकी सिर्फ 4 चीजें आनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। इनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा कॉस्ट में हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है उसको इंक्लूड करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, बैंक लोन ये भी इन्वेस्टर है ना फाइनेंस पर, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा भला? जो एग्री हुआ है, इसका जो एग्रीड है वही एक्सपेक्टेड होगा, वही उम्मीद कर रहा होगा ना मिलेगा। इसका भी जो एग्री हुआ है वही, इसका भी जो एग्री हुआ है वही। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेड है ना, ठीक है, यहां इसके लिए हमने एक्सपेक्टेड का वर्ड इंक्लूड किया। इनका क्वेश्चन यह है कि सर इसकी एक्सपेक्टेशन तो होगी ज्यादा से ज्यादा मुझे रिटर्न मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। याद रखे इन्वेस्टर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, और हमने इन्वेस्टर की रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन है उनको मीट करना है। हमारे एक कंपनी में अगर आपको अंदाजा हो ना, कंपनी के हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं और ज्यादातर शेयर होल्डर रैशनल होते हैं, यानी वो एक रीजनेबल अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि मुझे 1000% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते। ठीक है, आप अगर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, पास में जो रेट है उसका डिविडेंड पे करने का वो तकरीबन 10% है, तो जिस वक्त आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ये सोच के ही कर रहे होंगे कि यार उम्मीद है आइंदा भी 10% रिटर्न मिलेगा, ये सोच के नहीं कर रहे होंगे कि आइंदा 50% मिलेगा। अगर आप ये सोच के कर भी रहे हो ना आपकी एक्सपेक्टेशन, तो ये एक्सपेक्टेशन मीट करना फाइनेंशियल मैनेजर का काम नहीं है। वो कहेगा भाई आपको पहले नहीं पता था हमारा ट्रेंड क्या चला रहा है, तकरीबन उससे चले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्सपेक्टेशन हो जाए वो समझ में आती है, इतनी ज्यादा नहीं। जी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने हमें जो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बताए हैं, कि प्रोजेक्टर ऑन कर दीजिएगा सर, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बताए हैं हमें आपने 4, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और बैंक लोन। इनके अलावा भी तो कुछ हो सकता है कि कैपिटल के कंपोनेंट्स हो, कुछ टाइप्स हमें बाज़ औक़ात पढ़ने को मिलती है, जैसे उन्होंने एग्जांपल बताई नोट पेबल। ठीक है, देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि अल्टरनेट टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान में हो सकता है उसको कुछ और टर्म बोल रहे हों और यूएसए में कुछ, जैसे पाकिस्तान में हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, यूएसए में टर्म बोलते हैं अकाउंट्स पेबल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ के दो नाम है। तो सम टाइम अल्टरनेट टर्मिनोलॉजीज बोली जाती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अलग से इंस्ट्रूमेंट आ गया। ठीक है, तो बाज़ औक़ात शेयर्स है ना, शेयर्स, इसे यूके में पाकिस्तान में शेयर्स कहा जाता है, लेकिन शेयर्स को यूएसए में स्टॉक्स कहा जाता है, एसटी, जिसे आप इन्वेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी आप ये पढ़ेंगे कैपिटल स्टॉक, आप हैरान हो रहे होंगे कैपिटल स्टॉक क्या मतलब, ये कौन सी इन्वेंट्री आ गई? कैपिटल भी है, लायबिलिटी भी है, स्टॉक भी है, इन्वेंट्री भी है, इसे एसेट्स में लिखे कि लायबिलिटीज में लिखे? तो वहां पे कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है? कैपिटल शेयर्स, शेयर्स। तो सम टाइम अल्टरनेट टर्म्स यूज होती हैं, उसका ये मतलब नहीं इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हो, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते भी हैं जो शायद इनके अलावा हो। तो जहन में रखना है आपने कि वो हमारे सिलेबस में नहीं, जितने भी हैं ना वो मैं कवर करवाऊंगा। जैसे रिडीमेबल इरिडीमेबल की बात हुई वो हमने कवर करना है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई है तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आपने सिर्फ इन 4 के ऊपर फोकस करना है। नहीं, कैश फ्लो तो वैसे आपको एग्जांपल दी थी ना। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या हमने फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग को डिसीजन करते हुए कैश फ्लो वाला कंसेप्ट यूज करना है? वो कंसेप्ट भी यूज हो सकता है, लेकिन असल में कंसेप्ट आपने ये यूज कर, क्योंकि यहाँ पे अटैच हो रहा था कंसेप्ट, तो इसलिए मैंने उसकी एग्जांपल दे दी कि आपको पता चल जाए फाइनेंसिंग में क्या क्या चीजें आ रही है। लेकिन लाजमी नहीं आपके अकाउंटिंग के सारे कंसेप्ट फाइनेंस में यूज हो रहे हो। हिस्टोरिकल वाला आपको पता है, हमने देखा फर्क है, कैपिटल की डेफिनेशन फाइनेंस में डिफरेंट है, अकाउंटिंग में डिफरेंट है। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कैपिटल के कंपोनेंट्स कितने हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि हर एक की वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैं सिर्फ आपके सामने एक फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं, इस फॉर्मेट को आपने याद कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मेट जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना उस वक्त यूज होगा। जी, ये आपको जो माइंड मैप दिया गया इसके ऊपर भी फॉर्मेट मौजूद है। इसमें देखिए लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, कंपोनेंट या सोर्स ऑफ फाइनेंस। कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं या कंपोनेंट हैं? 4। कौन कौन सा? बैंक लोन, डिबेंचर,
प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इन सब की कॉस्ट भी दी हुई है। अब ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुई है ये अभी आपने नहीं सोचना, आगे पूरे चैप्टर में हम यही सीखने जा रहे हैं कि बैंक लोन की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे ये आगे चल के हमने सीखना है। फिलहाल आपने इसके ऊपर फोकस नहीं सोचना कि ये कैसे आया, सिर्फ ये ध्यान में रखें बैंक लोन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 6%, ये भी एक कंपोनेंट है ना कैपिटल का। डिबेंचर की 8। अच्छा, अब बैंक लोन है, फर्ज कीजिए कंपनी के पास जो टोटल है ना कैपिटल वो है 50 मिलियन। कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितना है 50, इसमें से 5 मिलियन बैंक लोन है, 10 मिलियन डिबेंचर्स है, 15 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स है और 20 मिलियन इक्विटी है। देखिए पूरा होता है 20 और 15 35 10 45 50 पूरा हो गया। तो मुझे बताइए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब हमने इसका वेट कैलकुलेट करना है क्योंकि वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी। तो इसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैंक टोटल फंड में, टोटल कैपिटल में बैंक लोन का कितना हिस्सा है 10%। कैसे आया 5 मिलियन जो बैंक लोन है डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल में 50 में 5 मिलियन बैंक लोन का है यानी 10%। टोटल 50 मिलियन डिबेंचर्स का कितना पैसा पड़ा है 10 मिलियन जो कि कितना बनता है 20%। टोटल कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स का कितना पैसा पड़ा है जो कि कितना 30%। और टोटल में इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितना है 20 मिलियन जो कितना बनता है 40%। अब मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास है, वेट्स आपके पास है, क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे? कैसे? इनको मल्टीप्लाई करें वेटेड एवरेज आ जाएगी और सबको ऐड कर लें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। ऐसे ही होगा ना। अब देखें इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% है, वेट टोटल में 10% है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया? ये कैलकुलेटर निकाले जरा, कैलकुलेशन अपने हाथ से एक दफा ये कैलकुलेशन निकालें क्योंकि इसमें ना 100% में कन्वर्ट करते हुए प्रॉब्लम आती है। कैलकुलेटर जवाब देता है 0.06, स्टूडेंट कहते हैं ये 0.06% है, हालांकि वो 6% होता है बाजू का कैलकुलेशन के हिसाब से। ऐसे होता है ना, प्रोबेबिलिटी में भी इसी तरह का मसला होता था ना। कैलकुलेट करते हैं 0.60 पे पहुंचे आप। 8% की वेटेड एवरेज कैलकुलेट करें, 8% इंटू 20%, 1.6% आया। कैलकुलेशन करें, ये एग्जाम में आपको मसला करेगा अगर अभी नहीं की तो। प्रेफरेंस शेयर 10% की 30%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने है 3, और फिर 12% का 40%। और अब चूंकि ये इनकी अपनी अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट है तो सारे पूल की, सारे कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, सबको ऐड कर लें। ठीक है, इसको आप आसानी के लिए ना जब बुक में देखेंगे ना, ICAP की बुक में, तो उसने ऐसे एक लाइन में भी कैलकुलेट किया हुआ है। कैसे कि कॉस्ट बैक WACC इज इक्वल टू किसके इक्वल 6% इंटू 10% प्लस 8% इंटू 20% प्लस 10% इंटू 30% प्लस 12% इंटू 40% इज इक्वल टू दिस। तो वो कैलकुलेशन में जरा घूम जाते हैं, पता नहीं चलता हो क्या रहा है। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा इजी है। स्टार्ट में आप इसको फॉलो करें, जब आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाए आप डायरेक्ट कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन यहां पे पहले मैंने हर कैलकुलेशन के साथ चूंकि बताना है ये क्या है, जब वो सीधा फार्मूला यूज करता ना तो मैं आपको बताना पाता हर कैलकुलेशन के साथ ये क्या चीज है जो किससे मल्टीप्लाई हो रही है। इसीलिए ये फॉर्मेट थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे क्लियर हुआ, ये फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, जरा क्विक रिवीजन करते हैं। हमने 3 चीजें सीखी। हमने सीखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, हमने सीखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज क्यों करते हैं, हमने सीखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, इसमें हमने क्या सीखा, कैपिटल में का मतलब क्या है, कितनी चीजें, कौन कौन सी, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बैंक लोन। और कॉस्ट का मतलब क्या है, वो रिटर्न जो हमारे कैपिटल प्रोवाइडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे एग्री नहीं भी किया हमने, सम टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमने, वो हमारी जिम्मेदारी इनको पे करना। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज किस लिए करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यूएट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को वैल्यूएट करने के लिए। ठीक है। और दो बड़े रूल्स हैं जिनकी बेस पे इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेज किया जाता है, वैल्यूएट किया जाता है। एक है आईआरआर का रूल, एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू का रूल। आईआरआर का रूल क्या है कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर कैलकुलेट करें। अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है इन्वेस्टमेंट करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है इन्वेस्टमेंट ना करें। नेट प्रेजेंट वैल्यू का रूल क्या है? जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अगर वो पॉजिटिव है तो इन्वेस्ट करें, अगर नेगेटिव है तो इन्वेस्ट ना करें। ठीक है। और लास्ट के हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं हर एक की कॉस्ट कैलकुलेट। स्टेप नंबर 1, हर कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करें। स्टेप नंबर 2, हर कंपोनेंट का वेट कैलकुलेट करें। स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई करके उस कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, वेटेड एवरेज। और स्टेप नंबर 4 लास्ट क्या है? सारे कंपोनेंट्स की कॉस्ट को ऐड करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो फर्म ने पूरा साल इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएट करने के लिए यूज करनी है। और ज़हन में रखिए ये इतनी अहम होती है कि इसकी बेस के ऊपर अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन हो रही होती है कि हमें ये वारा खाता है प्रोजेक्ट के नहीं खाता। इसलिए अगर इसमें गलती कर दी आपने तो इसका मतलब है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन में आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि वहां पे यूज होने हैं। क्लियर हुई बात? जी मेरे भाई क्वेश्चन। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने कहा सर ये कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट वही है ना कि जो हमने जिससे ये उठा रहे हैं उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे कर रहे हैं, तकरीबन वही है तकरीबन, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को ऊपर अगर आप देखेंगे ना उस पे 10% ही आ रहा होगा प्रेफरेंस शेयर जो आप देखेंगे, लेकिन जब आप डिबेंचर्स देखेंगे ना उसके ऊपर हो सकता है 11% आ रहा हो। भाई ये एक अजीब बात हो गई। हमने प्रेफरेंस शेयर्स देखा, उसके ऊपर लिखा था हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड देंगे, तो हमने यहां पे देखा 10% ही था, हमने कहा बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जब हमने डिबेंचर देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था हम डिबेंचर होल्डर्स को 11% देंगे, लेकिन यहां पे तो 8% लिखा है। इसका मतलब है ये गलत हो गया। क्यों नहीं गलत हो गया? हाँ, इसलिए कि ये 8% है आफ्टर टैक्स। आपको डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसकी वजह से इंटरेस्ट की वजह से टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो इसीलिए तो ये बेसिक कंसेप्ट ये है कि हाँ ये वही रेट है जो आपने इनको पे करना, लेकिन इसकी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है। और गैस कीजिए हम अगले 4-5 लेक्चर्स में क्या सीखने जा रहे हैं भला? इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट, इसकी कैसे, इसकी कैसे। ठीक है। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे दे ताकि उस लिहाज से मैं कल का लेक्चर चलाऊं। इस किस तरतीब से पढ़ना चाह रहे हैं? जिस तरतीब से आईकैप ने बताया हुआ है या कि इजी टू डिफिकल्ट? इजी, क्योंकि इजी करते जाएंगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली जब डिफिकल्ट भी इजी हो जाता है, क्योंकि कंसेप्ट पे कंसेप्ट बिल्ड कर रहा है। तो हो सकता है तरतीब फिर हमारी थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन हमने ये सारे पढ़ना है। क्लियर हो गया? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।